चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन सॉलिड्स का प्रॉपर्टी देखे थे, सॉलिड्स क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखे थे और दो टाइप में डिवाइड किए थे, दैट वाज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखे थे, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे एंड देन वी फर्दर डिवाइडेड crystalline solids into four types, namely molecular, ionic, covalent and metallic। ठीक है, तो हमको एक एक करके ये चारों के बारे में स्टडी करनी है। चारों में किस टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं, हमने किस टाइप से डिवाइड किया था। पहला जो डिवीजन था क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है, क्या वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है तो क्रिस्टलाइन, अगर रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है तो अमॉर्फस। ये क्राइटेरिया था डिवाइड करने का पहले। अब क्रिस्टलाइन के अंदर आने के बाद क्राइटेरिया क्या हो गया है। पहला क्राइटेरिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, क्या वो एटम्स हैं, क्या वो आयंस हैं, क्या वो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पहला क्राइटेरिया होगा और सेकंड क्राइटेरिया होगा उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स कैसे बाइंडेड है, अगर आयंस से बना हुआ है वो सॉलिड तो आयंस कैसे बाइंडेड है, अगर एटम से बना है तो एटम कैसे बाइंडेड है, मतलब टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ रहा है। तो ये दो क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड अनदर इज द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड से। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नाम से समझ में आ रहा है कि इस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ओके। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे अट्रैक्टेड हो सकता है, विद इन मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूं, फिर आप लोग उस दिन जैसे बात कर रहे हो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे बॉन्डेड हो सकता है। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल HCl का है, HCl का एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल HCl का है, हाउ दीस टू मॉलिक्यूल्स विल बी बाइंडेड टुगेदर। ऐसी बात करते हो आप, जो बोल रहे हो आप H और Cl के बारे में बोल रहे हो कि इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन HCl एंड अनदर HCl, तभी तो वो सॉलिड बनेगा ना। एक अकेला HCl का मॉलिक्यूल तो कंप्लीट सॉलिड नहीं बना लेगा, we need multiple molecules of HCl to form a solid। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको गोल्ड का एक बड़ा सा शीट लेना है तो उसमें गोल्ड के बहुत सारे एटम्स होंगे ना, which will be binded by some force। एक एटम गोल्ड का दूसरे एटम से किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो जुड़ा होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन भी अकेला एक मॉलिक्यूल थोड़ा घूमता रहता है इधर उधर, उससे और भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड रहते हैं, भले अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है पर अट्रैक्शन है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन हो सकता है मैं वो पूछ रहा हूँ। तो हाँ, अगर वो एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। दिस बीइंग पार्शियल नेगेटिव, दिस बीइंग पार्शियल पॉजिटिव, अगेन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस टू डाइपोल। ये एक डाइपोल हो जाएगा, ये दूसरा डाइपोल हो जाएगा और दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसके कारण वो एक सॉलिड बना पाएंगे। समझ रहे हैं। ये तो बात हो गई अगर आपके मॉलिक्यूल्स पोलर हैं तब। अगर नॉन पोलर है तो I2 का एक मॉलिक्यूल, I2 का दूसरा मॉलिक्यूल, या Cl2 का एक मॉलिक्यूल, Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा। अब ये ठहरे नॉन पोलर, इनमें तो पोलैरिटी नहीं आएगी ना, क्योंकि आयोडीन के दोनों एटम्स इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन के भी दोनों एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी इक्वली। यहाँ पे तो क्या था, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, वन वाज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अदर वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे पोल्स जनरेट हो गए। बट यहाँ तो कोई पोल्स जनरेट नहीं होंगे I और I के बीच में, Cl और Cl के बीच में, तो यहाँ होगा लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस बेसिकली वीक क्यों होता है, वहां ना हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये अगर आपका आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझना, ये अगर आपका एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व होते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो ये फोर्स ऐसा मानता है कि कभी ना कभी ऐसा होगा
कि इस मॉलिक्यूल के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, जस्ट इमेजिन, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और इस मॉलिक्यूल के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, सॉरी इस तरफ आ जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, अगर सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो तो रिवॉल्विंग होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा कि इस आई के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस आई के पास रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ये मोमेंट होता है, ये बेसिकली कुछ मोमेंट के लिए ये बनेगा। तो इस टाइप के डाइपोल को हम मोमेंटरी डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंट, क्योंकि कुछ मोमेंट के लिए वो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये हमेशा डाइपोल रहेंगे, ये परमानेंट डाइपोल है, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि ये परमानेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये परमानेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस भी होगा, बॉन्ड का डिस्टेंस होगा, तो ये एक परमानेंट डाइपोल है। बट ये डाइपोल कुछ समय के लिए बने हैं और इसके कारण वो अट्रैक्टेड रहते हैं, समझ रहे हैं? जिसको अपन लंडन फोर्स बोल रहे हैं। मैं क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करूं तो 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। एक होंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरे होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, जैसे आइस। आइस एक सॉलिड है ना? वाटर के ही मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड है ना, बट वहां पे किस टाइप का फोर्स लगा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है। ऐसा सिर्फ यहीं पे नहीं हुई, ये तो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये बन रही है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ये और एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, ऐसा। तो ऐसे ही केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है आइस का। दिस इज कॉल्ड एज केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरा। केज मतलब एक पिंजरा जैसा, जिसमें बहुत एम्प्टी स्पेसेस है। दैट इज द रीजन व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ना। आइस बीइंग अ सॉलिड, आपको पढ़े होगे ना छोटी क्लासेस में, आइस बीइंग अ सॉलिड, हमको पता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड और गैस से, उसके बावजूद भी आइस बीइंग अ सॉलिड फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी में आराम से वो तैर सकता है। उसका कारण क्या है? उसका स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर किसी चीज का बड़ा है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे आयरन का नेल और आयरन की शिप, डिफरेंस है। नेल का वॉल्यूम कितना छोटा सा होगा और वही बड़ी सी शिप का वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी, समझ गए? ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हेड डाल दिए ना, इसमें लिखना मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ, अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप में पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो molecules are the constituent particles, molecules are the constituent particles of molecular solids, of molecular solids, of molecular solids। नाम से समझ में आ रहा है ना? molecular solids यानी कि molecules will be the constituent particles, ठीक है? तो stop, these are further divided into, these are further divided into, these are further divided into 3 categories. These are further divided into 3 categories. 3 categories. First लिखना non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids. ठीक है? इसमें लिखना they comprise of either atoms, they comprise of either atoms, they comprise of either atoms, for example argon, for example argon। आर्गन क्या एक गैस है ना, एक नोबल गैस है आर्गन, जो कि उसका एक एटम ही उसका मॉलिक्यूल होता है, बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गन Ar2 के फॉर्म में नहीं रहेगा, जैसे I2 हम देख रहे हैं, मतलब आयोडीन I2 के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में होती है, बट आर्गन अकेला रहता है। ये अकेला एक आर्गन गैस का एटम है।
ये आपके आर्गन गैस का दूसरा एटम, तो ये भी आपके नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर ही आएगा, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर ही आएगा, नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ भी पोल नहीं होगा ना, समझ रहे हैं ना। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा है। इसका एक मॉलिक्यूल दो एटम से बना हुआ है और इसको दो एटम की जरूरत नहीं है, ये अपना एक एटम ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, तभी ये अपने जैसे एक और एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जस्ट लाइक O2, N2, H2, ये सब आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, तो दे आर gases or liquid at room temperature but they can be converted into solids। भले वो रूम टेम्परेचर में गैस है, आर्गन भी रूम टेम्परेचर में गैस होगी, बट आप इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब आप इसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड करोगे, समझ गए। इसलिए सबसे पहले अपन ये लिखे कि दे कंप्राइज ऑफ आइदर एटम्स, तो वो इस टाइप के हो जाएंगे, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो they comprise of either atoms, for example argon and helium, or the molecules formed by non-polar covalent bonds, or the molecule formed by non-polar कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये सब एग्जांपल है। एग्जांपल I2, Cl2, H2, O2, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। देख लो एग्जांपल में I2, Cl2, H2, O2 एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो बात होगी एग्जांपल्स की। अब इसमें किस टाइप का फोर्स होता है अपन बात किए थे, वीक लंडन फोर्सेस, तो लिख लेते हैं, फुल स्टॉप डाल के लिखना, इन दीज सॉलिड्स the atoms or molecules are held by weak dispersion force or London force, weak dispersion forces or London forces, कंट्रोल फोर्सेस का सब में रहता है, वीक लंडन फोर्सेस और वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, फुल स्टॉप। अब अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होगा तो ये फिजिकली थोड़ा सॉफ्ट होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, एग्री करते हैं इससे, ठीक है। तो फुल स्टॉप करके वो भी लिख लो, these solids are soft comma having low melting points, अच्छा, और इनकी कंडक्टिविटी के बारे में हम क्या बोलेंगे, कैसे होंगे, कंडक्टर्स होंगे कि नॉन कंडक्टर्स होंगे, क्या होना चाहिए, कंडक्टर्स होंगे, लेकिन कैसे वीक कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी इनकी जीरो होगी, ये नॉन कंडक्टर होंगे। उसका कारण है कि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, कंडक्टिविटी आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है ना, इनके पास आयंस है ना इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, समझ रहे हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। मेटल्स कंडक्टिंग होते हैं क्योंकि मेटल्स के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड्स के पास है आयंस, बट वो आयंस भी कब आते हैं, एक्शन में, एग्जैक्टली एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट में। अगर मैं नमक को सॉलिड फॉर्म में लूंगा ना तो नमक कंडक्टिंग नहीं है, NaCl, जब तक आप उसका एक्वस सॉल्यूशन ना बना दो या उसको मेल्ट ना कर दो, क्योंकि उसके बाद ही उसके आयंस अलग होते हैं। जब तक NaCl आपका सॉलिड फॉर्म में है ना तब तक वो NaCl ही है, जब आप उसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो पानी डाल के या उसको हीट करके मेल्ट करते हो, तब जाके उसके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग होते हैं, नाउ दे आर फ्री। अब ये मूव करके कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है क्या, एवरीवन क्लियर है। और मेटल्स के पास क्या होता है ना, अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बस क्या है, पोटेंशियल देने की जरूरत होती है। एक बैटरी लगा दो आप मेटल के आजू बाजू, वायर लगा के इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने चालू हो जाएंगे,
इलेक्ट्रॉन उनके पास निकले हुए रहते हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। सुना ये वर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी? क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? एनर्जी यूज्ड टू फॉर्म आयंस। ओके, और कुछ? minimum energy that is required to form ions. और कुछ? It is the energy required to remove the outermost electron. Exact definition here. Ultimately वो आयन बनेंगे, no doubt, but it is the energy required to remove the outermost electron from the orbit. ये पता था? हाँ? ठीक है, मतलब किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको निकालने के लिए, क्योंकि वो बाइंडेड है, न्यूक्लियस से बाइंडेड है, बट इतना स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं क्योंकि दूर है। स्ट्रांगली बाइंडेड कौन होगा? जो अंदर की तरफ होगा। जो बाहर की तरफ है वो तो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो वो उतना स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं होगा। आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर आ जाएगा। समझ गए? और यही जो एनर्जी आपने दी है ना, इसी को ही हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि मेटल का बहुत कम होता है। इसलिए मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं बाहर। दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, चलो तो क्या लिखे? दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, कॉमा, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट and are non-conductors of electricity and are non-conductors of electricity and are non-conductor of electricity। ठीक है, चलिए सेकंड बात करते हैं पोलार वालों की। अगर हीलियम और आर्गन से अकेले पाए जाते हैं सर, हम तो He2 मॉलिक्यूल्स की बहुत बात होती है। कहाँ होता है He2 मॉलिक्यूल? He2 मॉलिक्यूल बन नहीं सकते। कहाँ कहाँ देखिए He2 मॉलिक्यूल? क्योंकि हमने तो 11th में पढ़ा है कि He2 नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? हाँ, उसके पास वो ऑलरेडी स्टेबल है डुप्लेट रूल के हिसाब से, नो डाउट। बट आपने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी 11th क्लास में, जहां पे आप उसका मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश कर रहे थे। किसका? He2 का। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा था। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। जैसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है क्योंकि उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1, क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बट हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। इसका मतलब He और He मिलके मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। ठीक है, सेकेंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें हाइफन डाल के लिखो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस लाइक, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक, द मॉलिक्यूल्स ऑफ, हेडिंग डाल दी हो ना पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है HCl। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर वाटर में हो रही है तो HCl में क्यों नहीं हो सकती? उसका कारण है कि क्लोरीन बड़ा है, ऑक्सीजन से क्लोरीन बड़ा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 ही एटम्स के साथ होती है, नेमली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, 3। ठीक है, NO एंड F, बस हाइड्रोजन इन्हीं 3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसके अलावा कोई और चौथा एटम नहीं हो सकता। एक तो खास बात तीनों की क्या है, तीनों इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तीनों के तीनों इस हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और दूसरी खास बात है कि इनका साइज छोटा है। तीनों के पास तो 2-2 ऑर्बिट ही है, तीनों सेकंड ऑर्बिट में आते हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे ना तो तीनों सेकंड ऑर्बिट में है। क्लोरीन थर्ड पीरियड में है, राइट? ये आपका सेकंड पीरियड में तीनों, तो क्लोरीन आपका थर्ड पीरियड में। सल्फर भी थर्ड पीरियड में है, इसलिए सल्फर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि H2S और H2O है ना, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, है ना? तो उसका कारण क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि H2O और H2O के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट H2S और H2S के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। समझ गए? चलो
तो क्या हो गया, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl, SO2 etc. are formed by polar covalent bonds, are formed by polar covalent bonds. ठीक है, फिर वहां हमने ऊपर लिखा था कि फोर्सेस, देखो जिस सीक्वेंस में वहां लिखे ना वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। वहां पहले एग्जांपल लिखे थे, आर्गन, हीलियम, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एग्जांपल थे हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। फिर हमने बात की थी कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक लंडन फोर्सेस होता है, वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। तो फर्स्ट नेक्स्ट लाइन लिखना इसमें नीचे, the molecules in such solids are held together by, the molecules in such solids are held together by, the molecules in such solids are held together by stronger dipole dipole interactions, stronger dipole dipole interaction. एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरीके से वो कंप्लीट सॉलिड बना सकता है। ठीक है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिछले वाले से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, नॉन पोलर वाले से पोलर वाले का अट्रैक्टिव फोर्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। समझ में आ रहा है? ओके, फुल स्टॉप। These solids are soft, these solids are soft. अगेन ये भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, कॉमा नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, these solids are soft, कॉमा नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but have higher melting point, but have higher melting point than non-polar molecules, but have higher melting point than non-polar molecular solids. ठीक है, थर्ड लिखते हैं, थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी तीन टाइप के हैं, ठीक है, इसमें अपन इसमें थर्ड लिख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हाइफन डाल के लिख लो इसमें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन, the molecules of such solids contain, the molecules of such solids contain polar covalent bonds, polar covalent bonds, polar covalent bonds between H and F, comma O or N atoms, H, comma F, O and N atoms, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनके बीच की बॉन्ड भी तो पोलर ही है। अगर मैं HF की बात करूं तो HF के बीच की बॉन्ड कोवैलेंट है और वो भी पोलर वाली। दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ये तीनों ही आपके हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फुल स्टॉप। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स, hydrogen bonding binds molecules of such solids like H2O, like H2O, ice, bracket में ice, full stop. They are non-conductors of electricity, ice solid form में तो non-conductor ही होगा। They are non-conductors of electricity, ठीक है, और इनका बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। हमें पता है कि गैस में अट्रैक्टिव फोर्स वीकेस्ट होता है, लिक्विड में उनसे ज्यादा होता है और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी दोनों बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर है
तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रह सकते हैं। जैसा अभी अपन ने बात की थी ना, O2 रूम टेम्परेचर में गैस है क्योंकि बॉन्डिंग बहुत वीक है। एक O2 का मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, दिस इज मेकिंग इट गैस एट रूम टेम्परेचर। बट ऐसा HF के साथ नहीं होगा, ऐसा H2O के साथ नहीं होगा। रूम टेम्परेचर में ये कैसे रहते हैं? लिक्विड। H2O तो लिक्विड होता है ना रूम टेम्परेचर में, राइट? तो इसमें लिखो फुल स्टॉप डाल के नीचे, जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स, जनरली दे आर volatile liquids, generally they are volatile liquids or soft solids, or soft solids at room temperature, at room temperature, soft solids at room temperature। ठीक है, ये हुआ आपका पहला टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके 3 टाइप हो गए। ठीक है, अब सेकंड लिखना, सेकंड टाइप का आपका सॉलिड है आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया मॉलिक्यूलर, सेकंड टाइप का सॉलिड हो जाएगा आयनिक सॉलिड्स। नाम से समझ में आ रहा है कि ये बना होगा आयन से, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बने थे मॉलिक्यूल से। अब वो मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है उसके हिसाब से अपने 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देख लिए। आयनिक सॉलिड्स में तो एक ही आयनिक बॉन्ड है, तो ये एक टाइप का ही होगा, इसमें और फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो लिख लेना नीचे इसमें, ions are the constituent particles, ions are the constituent particles ions are the constituent particles, full stop, in this cation and anions, Na positive, Cl negative, ये सब क्या है आपके cation anion है। Cations and anions are bounded by, अब यहाँ पे किस टाइप का फोर्स लिखेंगे अपन? डाइपोल कहां से आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोल सकते, कूलम्बिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्ब फोर्स बोलते हैं ना इसको अपन। तो फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, एक पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, मतलब दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। ठीक है, तो क्या लिखें? इन दिस cations and anions are bounded by strong electrostatic forces, strong electrostatic forces, समझ रहे? strong electrostatic forces। ठीक है, ये आपके हार्ड होंगे, अभी तक सॉफ्ट थे सारे क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस उतना स्ट्रॉन्गर नहीं था, बट यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर सवाल के लिखो, these are hard and brittle in nature, these are hard and brittle in nature, brittle मतलब समझते हैं ना, breakable, easily breakable, hard and brittle in nature, जो टूट सकता हो तो अपन ब्रिटल बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटल इन नेचर, कॉमा, having high melting and boiling points, having high melting and boiling points, having high melting and boiling points। ठीक है, और रही बात इनकी कंडक्टिविटी की, तो सॉलिड स्टेट में ये भी कंडक्टिव नहीं होंगे, बट हाँ एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टिव होंगे। तो एक लाइन उसके भी लिख लेते हैं, these are non-conductors in solid state, these are non-conductors in solid state, these are non-conductors in solid state। ठीक है, पर जैसे इनको आप पानी में डालोगे या इनको मेल्ट करोगे ना, तो इनके आयंस अलग हो जाते हैं। जब तक वो सॉलिड स्टेट में आयंस का अट्रैक्टिव फोर्सेस है दोनों आयन के बीच का, तो वो फ्री टू मूव नहीं है, दे आर नॉट फ्री टू मूव। और जब तक वो मूव नहीं करेंगे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। करंट होगा भी तो स्टैटिक करंट होगा, समझ रहे? स्टैटिक करंट जो हमें भी कभी कभार लग जाता है ना एक दूसरे से, कभी छूते हैं अपन तो टच होके तो हल्का सा शॉक लगता है, एकदम एकदम छोटा सा, कभी किसी चीज से घिसा के जा रहे तो भी हमको शॉक लग जाता है छोटा सा, दैट इज अ स्टैटिक करंट। ठीक है, बट हम वो स्टैटिक करंट से हम इलेक्ट्रिसिटी ये बल्ब हम नहीं जला सकते, राइट? उसके लिए भी नीड फ्लोइंग चार्जेस, एक चार्ज जो कंडक्टर में फ्लो करे, राइट? तो क्या लिखे? In solid state, but in aqueous or molten state,
but in aqueous or molten state, but in aqueous or molten state they conduct electricity. They conduct electricity. They conduct electricity. ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप लोग बता सकते हो मुझे? NaCl और कोई भी आपके सॉल्ट्स, KCl, कोई सारे आयनिक कंपाउंड्स, मतलब और आयनिक कंपाउंड्स कौन बनाता है? एक मेटल और एक नॉन मेटल। एक मेटल से है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनती है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। समझ में आ रहा है? देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मेटल होने के बावजूद भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स, लिथियम, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं। बट जनरली, इन जनरल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनती है, क्योंकि हमको पता है ना, आयनिक बॉन्ड के लिए मुझे दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन चाहिए, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो। एंड आई नो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। इसलिए इन जनरल मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? एंड नॉन मेटल कोवेलेंट, क्योंकि दोनों ही लूज नहीं करेंगे तो दोनों क्या करते हैं? शेयर करते हैं, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल NaCl, KCl, ये आपके कुछ बाकी और जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो सब हो जाएंगे। ठीक है, अगला लिखो थर्ड टाइप का, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड, चारों के नाम दे दिए, प्रॉपर्टी दी होगी या टेबल कुछ तो बनाया होगा। ये तो कमी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अपन क्या तीन ही पॉइंट तो लिख रहे हैं, क्या क्या 3 पॉइंट लिख रहे हैं? वो पर्टिकुलर सॉलिड किससे बना है? मॉलिक्यूल्स, आयंस, अभी जो 2 पढ़े हैं, है ना। फिर उनके बीच में फोर्सेस कैसे हैं? मॉलिक्यूल वाले के बीच में अपन ने देखा कि लंडन फोर्सेस था, फिर सेकंड वाले में हमने देखा कि डाइपोल डाइपोल था, और थर्ड वाले में हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड, और अभी वाले में देखा आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और थर्ड चीज क्या देख रहे हैं? उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, उसका अपीयरेंस, कि वो सॉफ्ट है कि वो हार्ड है, और तीसरा उसकी कंडक्टिविटी, दैट्स इट। और चौथा एग्जांपल। बस यही 4 चीजें अपन सब सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स, अब मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? कोई भी अगर आपका एक मेटल ब्लॉक है लाइक दिस, है ना, अब मेटल के पास बहुत सारे एटम्स होंगे व्हिच आर क्लोजली पैक्ड, राइट। जिस तरीके से मान लीजिए अगर गोल्ड का ब्लॉक लिया हो, उसमें गोल्ड के बहुत सारे एटम्स होंगे, राइट। अब हमें पता है, अभी हमने बात की थी ना कि आयनाइजेशन पोटेंशियल मेटल्स की कम होती है, तो ये अपने एटम से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा के खुद क्या बन जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। समझ रहे हैं? इनको हम कर्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल्स। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन रहे हैं ना, वो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गए आपके कर्नल्स, और वो इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अभी बाहर निकालने के लिए तो आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी। याद है आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है? जब हम पढ़ते थे, ये आपका एक मेटल सरफेस है, इसमें एक फोटोन ऑफ ये लाइट आ रहा है, पैकेट ऑफ लाइट, फोटॉन्स, क्वांटम, याद आ रहा है? वो जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा लाइक दिस। अभी वो मेटल के अंदर ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि मेटल के पास इतनी एनर्जी रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे अपने अंदर ही, बट अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर ये आपका इसके अंदर, मान लो ये एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम का 27 ग्राम मैंने लिया है, 27 ग्राम का एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 27 ग्राम का एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है। 27 ग्राम ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि वो उसका मोलर मास होता है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है, और हर एक एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। समझ में? अरे क्या बोल रहा हूं मैं? हर एक एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 कितने
इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं अपन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समंदर। इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके इस मेटल के अंदर, ठीक है। तभी तो आपके सारे पॉजिटिवली चार्ज आपस में बाइंडेड है। कभी सोचे कि ये अगर आपके पॉजिटिवली चार्ज सब एक साथ हैं तो ये एक साथ जुड़े कैसे हैं? इनको तो आपस में रिपेल करना चाहिए था, आया ना। अगर ये एक मेटल कर्नल बन गया है, ये कर्नल बन गया है, ये कर्नल बन गया है, ऑल द कर्नल्स आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो भी ये एक साथ एक ब्लॉक में कैसे हैं? इनको तो बिखर जाना चाहिए था, रिपेल हो के, आया ना। बट दीज इलेक्ट्रॉन्स have binded all the metal kernels together. ये इलेक्ट्रॉन सब बीच में ही फैले हुए हैं, वो इनको सबको बाइंड करके रखे हुए हैं, समझ में आ रहा है। और यही बाइंडिंग फोर्स को हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, दिस इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। आप लोग 11th में केमिकल बॉन्ड जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें एक आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े होंगे, और चौथा टाइप का बॉन्ड होता है मेटालिक बॉन्ड, जो मेटल्स के अंदर होता है बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरीवन क्लियर है? देखो इसके नीचे metals are collection of positive ions. Metals are collection of positive ions held together by a sea of free electrons. Held together by a sea of free electrons. Held together by sea of free electrons, full stop. These electrons are mobile. These electrons are mobile. Mobile मतलब मूविंग, अंदर ही अंदर मूव करेंगे, बाहर नहीं आएंगे ना। These electrons are mobile and are spread throughout the crystal. And are spread throughout the crystal. ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपके मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड, दूसरा किसका कंडक्टिंग होता है? हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो एक लाइन उसके लिख लो, मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। बाकी आप लोग मेटल की सारी प्रॉपर्टी जानते हो, इसलिए मैं इसमें और ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं। क्या क्या जानते हैं मेटल की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? लक्सरस, मैलेबल, डक्टाइल, सोनरस, ब्रिटल, हार्ड, रिजिड, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है, एक्सेप्ट देयर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है। मर्क्यूरी, बाकी अपन ने जितनी मेटल की प्रॉपर्टी आज तक पढ़ी है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स ऑल मेटल्स, एग्जांपल क्या हो जाएंगे? ऑल मेटल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सब चीज। ठीक है। चलो लास्ट, फोर्थ टाइप का सॉलिड दैट इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और फोर्थ टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इसका लास्ट थ्योरी पार्ट है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा अपन कंसेप्ट में आएंगे। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब यहाँ पे कोवेलेंट लिख दिया, मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड थी, हम जो ये सब पढ़ रहे थे ना, ये भी सब कोवेलेंट बॉन्ड है। CL के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, II के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, वाटर के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, जो नेटवर्क बना है। यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा बन रहा है, 3 एटम का नेटवर्क थोड़ी ना होता है। नेटवर्क होता है मतलब लॉन्ग चेन चले, जैसे ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, है ना, इसको अपन कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स तो है उनके बीच में, बट वो एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन बना रहे हैं, उससे अपन कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। तो इसमें हाइफन डाल के लिखो।
in this non-metals are arranged in the form of network with the help of covalent bonds. ठीक है, ग्राफाइट एंड डायमंड का स्ट्रक्चर जानते हैं सभी। ग्राफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्राफाइट बेसिकली एक तरह का प्लेनार स्ट्रक्चर होता है जहां पे कार्बन्स आपस में हेक्सागन रिंग्स बनाते हैं एक ही प्लेन में। एक प्लेन में हेक्सागन बन सकता है, राइट? आप एक प्लेन पेपर में हेक्सागन बना सकते हो, राइट? क्यूब नहीं बना सकते क्योंकि वो एक 3D शेप हो जाएगा, बट हेक्सागन एक प्लेन आपका ज्योमेट्री, यू कैन ड्रॉ इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो एक प्लेनार स्ट्रक्चर बनता है आपके कार्बन का, जहां पे हर कार्बन 3 और कार्बन से कनेक्टेड होता है। 3 ही से हर एक कार्बन 3 और कार्बन से कनेक्टेड रहता है बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री रहता है फॉर मूवमेंट। तभी ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वही जब मैं बात करूंगा डायमंड की, तो डायमंड में क्या होता है? हर एक कार्बन 4 और कार्बन से कनेक्टेड रहता है, तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दैट इज व्हाई आपका डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल एवर नोन। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल एवर नोन। और वही ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, क्योंकि एक लेयर पूरी हेक्सागन रिंग्स की हो गई, फिर उसके नीचे एक और लेयर है हेक्सागन रिंग की, और ये दोनों लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, तभी तो बोल रहे हैं स्लिपरी। और यही प्रॉपर्टी के कारण हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं ग्रीस बनाने के लिए। ग्रीस जानते हैं, लुब्रिकेंट होता है एक तरह का, जो आपके फ्रिक्शन को कम करता है। हम सरफेस में अप्लाई करते हैं, शटर वटर में देखते होंगे आप, है ना, मशीन्स में हम ग्रीस लगाते हैं ताकि उसका जो दोनों पार्ट, जो मूविंग पार्ट है, वो अच्छे से मूव हो सके। ठीक है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। क्या होगा? हाँ, गर्म ना हो, मतलब देखिए दोनों एक दूसरे में टकराएंगे, घिसेंगे तो वियर एंड टियर होगा, वो पार्ट गर्म होगा, हो सकता है खराब हो जाए। तो टू अवॉइड दैट अपन ग्रीसिंग करते हैं या ऑयलिंग करते हैं। तो ग्रीस आपका बेसिकली ग्रेफाइट का ही बना होता है। ये एप्लीकेशन है। बाकी स्ट्रक्चर्स क्लियर है दोनों के? एक बार दिखा दो। हाँ, क्या दिखा दो। देखो दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ये रहा आपका ग्रेफाइट, राइट वाला। इसमें आप देख रहे हो ना, हेक्सागन रिंग्स बनी हुई है एक ही प्लेन में, है ना? फिर दूसरा प्लेन आपका ये, और हर एक कार्बन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना है। इसको मत देखो कि किसके आगे और बना नहीं है, इसको देखोगे तो समझ में आएगा। एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। लाइकवाइज इसको देखोगे तो एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो चौथी बॉन्ड बच गई ना। कार्बन, हमको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके मूव करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये आपका डायमंड, जहां पे एक आपका कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड, तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप जब दोनों का डिफरेंसेस देखोगे ना, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेयरएज डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? बाकी और क्या क्या डिफरेंस हो जाएंगे? ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। इसका स्ट्रक्चर आपका लीनियर मतलब प्लेनर है, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात होगी हमारे नेटवर्क सॉल्यूशन। एग्जांपल बस लिख लो, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट एंड डायमंड। और याद रखना ग्रेफाइट का यूज जो मैंने बताया आप लोगों को, ग्रीस वाला, चाहो तो लिख लो एक लाइन। ठीक है, ये बात हुई। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के ना स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है,
किससे बना होता है, कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हिंट डाल लो, क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले 2D का बताता हूँ, फिर अपन 3D में घुसेंगे, ठीक है। 2D अपन स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर एक 2D शेप है, स्क्वायर ट्रायंगल ये सब क्या है, 2D शेप है, ठीक है। तो अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, और इस स्क्वायर को मैं प्रोड्यूस करता हूँ राइट हैंड साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ऐसा जब मैं अगर प्रोड्यूस करते हुए चलो तो जो फाइनल स्ट्रक्चर रेडी होगा ना, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस इज नथिंग बट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। उस स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं यूनिट सेल। का नाम ही यूनिट सेल क्यों, क्योंकि वो एक सेल है, समझ में आ रहा है, जिसके रिपीटेशन से हमको कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो स्क्वायर को आप प्रोड्यूस करते चलो, आपको पूरा एक कंप्लीट लैटिस मिल जाएगा, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे अपन क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है। और अगर यही चीज मैं क्यूब के साथ करूं तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। एक क्यूब रखा, उसके ऊपर एक क्यूब, उसके आगे एक क्यूब, उसके पीछे एक क्यूब, है ना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखना लाइक दिस। देखो कितने क्यूब है यहाँ पे, चलो भाई 8। ये एक क्यूब आपको दिख रहा होगा जिसको जो सेलेक्टेड है, दिख रहा है सबको यहाँ क्यूब जो आपकी तरफ है, सामने है, फ्रंट में दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसी के जैसा क्यूब मैंने इसके पीछे रखा, इसी के जैसा क्यूब मैंने इसके नीचे रखा, इसी के जैसा क्यूब मैंने इसके राइट हैंड साइड में रखा, ऐसी लेफ्ट साइड में भी रखूंगा। समझ में आ रहा है। तो ये एक सेल कहलाएगा यूनिट सेल। यूनिट मतलब वन होता है ना, यूनिटी वन। तो एक सेल को हम यूनिट सेल बोलते हैं और इसके रिपीटेशन से बनता है आपका कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ रहा है क्या। अब ये जरूरी नहीं कि शेप हमेशा क्यूब हो, ठीक है, शेप कुछ भी हो सकता है, आपका क्यूबॉइड हो सकता है, ठीक है, और भी 5-6 टाइप के आपके शेप होते हैं यूनिट सेल के, वो कुछ भी हो सकते हैं, पर उसका रिपीटेशन से आपको क्रिस्टल लैटिस मिलता है। मतलब क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आपने हेडिंग वही डाली है ना, क्या लिखो हेडिंग, क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। तो आप ये बोल सकते हैं कि यूनिट सेल एक सिंगल यूनिट है जिसके रिपीट करने से हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। आपका क्लियर है। चलो डेफिनेशन लिखते हैं दोनों की। A regular 3-dimensional arrangement of points, a regular 3-dimensional arrangement of points, आप देख रहे हैं यहाँ पे सब डॉट्स बने हुए हैं, कैन यू सी, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये आपके सारे पॉइंट्स 3 डायमेंशनल में अरेंज्ड है। वही अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं, a regular 3-dimensional arrangement of points। और ये सब पॉइंट्स कहाँ अरेंज्ड है, स्पेस में, क्योंकि 3 डायमेंशनल मतलब स्पेस में ही बनेगा, पेपर में तो नहीं बनेगा, राइट। तो इन स्पेस a regular 3-dimensional arrangement of points in space is called crystal lattice, is called crystal lattice। स्पेस वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, समझ रहे हैं क्या। A regular 3-dimensional arrangement of points in space is called a crystal lattice। आप बोल सकते हो कि ये एक क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है और ये एक यूनिट सेल है। इतना से छोटा सा थोड़ा क्रिस्टल, सिर्फ 8 क्यूब का थोड़ा एक क्रिस्टल बनेगा, ऐसे बहुत सारे क्यूब का आपका क्रिस्टल बनेगा, राइट। एक छोटा सा पोर्शन बस यहाँ पे दिखा है, ठीक है। अब यूनिट सेल के बारे में एक लाइन लिखो, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे छोटा पोर्शन। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल is the smallest portion of a crystal lattice। और इसका काम क्या है, इसको रिपीट करना है हमें, है ना।
which when repeated unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated, और repeat कहाँ करना है, सभी डायरेक्शन में रिपीट करना है, ऐसा थोड़ा सिर्फ इसी साइड रिपीट होगा, इधर भी आएगा, पीछे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, आगे भी आएगा, बाजू में भी जाएगा, चारों तरफ, क्योंकि अब स्पेस में है। जब तक हम 2 डायमेंशन में थे तो हमारे पास साइड्स लिमिटेशन थी। अगर मैं 2D में हूं तो मेरे पास साइड का लिमिटेशन है ना। अगर मैं यहाँ हूं तो मैं इसके जैसा यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ और यहाँ बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लेन है। पर जहां मैं एक स्पेस की बात कर रहा हूं तो अब मैं इसके जैसा एक ऊपर भी बना सकता हूँ, एक नीचे भी बना सकता हूँ, 3 डायमेंशनल, ऑल 3 एक्सिस। अभी सिर्फ अपन x और y को यूज कर रहे हैं, समझ लो। पर जब मैं इसको स्पेस में बनाऊंगा तो आई कैन यूज थर्ड एक्सिस, z एक्सिस आल्सो, समझ रहे हैं? तो यहाँ वही चीज हो रही है, ठीक है। तो क्या लिखे, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो एक एक वर्ड का मतलब है ना, एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए डेफिनेशन में, हर वर्ड का एक सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही नहीं लिख दिए वर्ड का काम है वहां पे, इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ऐसा करके होता क्या है, एक कंप्लीट लैटिस बन जाता है, ठीक है। टू जनरेट अ कंप्लीट लैटिस, टू जनरेट अ कंप्लीट लैटिस, ये डेफिनेशन समझ में आई सबको, ठीक है। अब किसी भी यूनिट सेल को ना अपन उसके 2 पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं। एक पैरामीटर होता है उसके एज का लेंथ, जैसे अपन अगर क्यूब बनाया है, मैं क्यूब यहां बना के दिखाता हूं आपको। अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं लाइक दिस, क्यूबॉइड जैसे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि थोड़ा साइड्स की लेंथ कम ज्यादा है, ठीक है। बट ये होती है एज की लेंथ, दिस इज नोन एज एज लेंथ, समझ रहे हैं? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यानी कि 3 लेंथ होगी। जब मैं 3 डायमेंशनल शेप्स की बात करूंगा उनकी 3 लेंथ्स होंगी या 3 डायमेंशंस होंगे, नेमली लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, है ना। ये पहला पैरामीटर हुआ। दूसरा पैरामीटर होता है उनके बीच के एंगल्स, 2 एज के बीच के एंगल कैसे है, क्या वो 90 डिग्री है ना, क्या वो 120 डिग्री है, हो सकते हैं ना, 120 डिग्री भी हो सकता है, दोनों एज के बीच का एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। तो ये 2 पैरामीटर से हम अलग अलग टाइप के यूनिट सेल पढ़ेंगे। क्यूब के लिए हम सबको पता है, क्यूब के लिए क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर। अगर मैं उन साइड्स को नाम दे दूं ए, बी एंड सी, तो ये तीनों साइड्स बराबर होंगे क्यूब में, एग्री। और तीनों एंगल्स, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, तीनों एंगल 90 डिग्री, यस और नो। ये तो बात होगी क्यूब की, क्यूब के बारे में हम सब जानते हैं, राइट। बट इसके अलावा 6 टाइप के और यूनिट सेल होते हैं जिनमें यही ए बी सी में डिफरेंस होता है और उनके एंगल्स में डिफरेंस होता है। तो ए बी सी से अपन डिनोट करते हैं उनके एज के लेंथ को, और अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं एंगल्स को। तो अल्फा बीटा गामा भी बड़ा इंटरेस्टिंगली अरेंज किया गया है, कैसे देखो, ए और बी, ए थोड़ा अल्फा जैसा दिखता है ना, और बी बीटा जैसा, ऐसे याद करते थे ना, मतलब मैं तो ऐसे याद करता था कि ए मतलब अल्फा जैसा है और बी बीटा आपका बी जैसा है, कैपिटल बी लिखते हैं ना, बस एक डंडा नीचे कर दो तो बीटा बन जाता है। तो ए और बी जो कि अल्फा बीटा के जैसे दिखते हैं, उनके बीच का एंगल गामा से रिप्रेजेंट करती है, उनके बीच का एंगल गामा से। बी और सी के बीच का एंगल अल्फा से, एग्जैक्टली, और ए और सी के बीच का एंगल बीटा से। तो ऐसे याद रहेगा अपन को, ऐसे ही यूज भी किया है वहां पे, समझ रहे हैं? तो बेस्ड ऑन एंगल एंड डायमेंशन आपके 7 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, क्लियर है? ठीक है, देखो नीचे, a unit cell is characterized by, a unit cell is characterized by, a unit cell is characterized by, first लिखना, its dimensions, its dimensions, its dimensions along the 3 edges, its dimensions along the 3 edges, and second लिखना,
एंगल बिटवीन द एडजेस, एडजेस के बीच का एंगल क्या है? एबीसी लिखियो ना ऊपर, ऊपर एबीसी लिखियो ना एडजेस का फर्स्ट पॉइंट में, इट्स डायमेंशन अलोंग द थ्री एडजेस ए बी एंड सी, ये उनके नाम है, ठीक है। पहले पॉइंट में बोल रहा हूं मैं, characterized by its dimensions along the edges A, B and C. Small a, small letter यूज करेंगे, स्मॉल a, स्मॉल b and c, ये उनके तीन एडजेस हो जाएंगे, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट लिखे हैं एंगल बिटवीन द एडजेस, एंगल बिटवीन द एडजेस कॉमा, उसके भी नाम लिख लेते हैं अल्फा, ये किसके किसके बीच में बना है? बी और सी, उसको ब्रैकेट में लिख दो, अल्फा के ब्रैकेट में बिटवीन बी एंड सी, बाकी कंप्लीट करो ना। वो पार्ट मुझे यहाँ सामने से नहीं दिखेगा ना, उससे मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, समझ रहे हो क्या? ये भी नहीं दिखेगा ना, समझ रहे हो? ठीक है, अब इस एज को अपन नाम दे देते हैं आपका एज ए, ठीक है, दिस विल बी द एज ए, ये हो गया आपका एज बी, और एक बच गया आपका एज सी। लेंथ ब्रेड्थ एबीसी कहीं भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नाम ही तो है, ठीक है। अब ए और बी के बीच का एंगल को हम नाम दे देंगे गामा, ए और सी के बीच का एंगल जो होगा वो हो जाएगा आपका बीटा, और क्या बच गया? अल्फा। बी और सी ये भी है ना, ये है ना, ये भी तो सी है ना, ये सभी सी है, इनका एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो, जो भी आप लोग लिखे हो ना उसके लिए डायग्राम है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा क्या है, डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। क्या सोच रहे थे? तो मैं और बाकी 6 शेप की बात कर रहा था ना, वो 6 आपके साथ, मतलब क्यूबिक को मिला के 7, क्यूबिक के अलावा 6 और, ये आपके सबके नाम है, देखो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल या उसको रोम्बोहेड्रल बोलते हैं, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, टोटल 6 + 7 एक आपका वो रोम्बोहेड्रल, सॉरी क्यूबिक, टोटल 7 टाइप के यूनिट सेल्स पॉसिबल है। और ये 7 कैसे अरेंज्ड है, ये कैसे हमने डिफरेंशिएट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। समझ रहे हैं कि अगर तीनों एंगल 90 डिग्री है, तीनों साइड्स बराबर है तो क्यूबिक, तीनों साइड्स में 2 साइड्स बराबर है, तीसरा साइड बराबर नहीं है बट तीनों एंगल आपका 90 डिग्री है तो टेट्रागोनल, या आपके उनके शेप भी बने हुए हैं, ये आपका टेट्रागोनल सिस्टम है। ऊपर वाला क्यूबॉइड हो गया, सॉरी क्यूबिक हो गया, या आपका टेट्रागोनल हो गया, आप क्यूबॉइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, जहां पे तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c,
एंगल्स तीनों आपके 90 डिग्री है, तो वो आपका ऑर्थोरोम्बिक हो गया। अभी ये बीच वाला कॉलम मत दिख रहा है, मैं बताऊंगा अभी, इसके बारे में हमने बात नहीं की है, ठीक है। और ये भी मत सोचना कि सर ये 3 क्यों बना है, ये 2 क्यों बना है, ये 4 क्यों बना है। आप सबके अभी पहले पहले शेप देखो, ये क्यूबिक हो गया, ये टेट्रागोनल हो गया, ये आपका ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ये हेक्सागोनल, ये ट्राइगोनल, ये मोनोक्लिनिक और ये ट्राइक्लिनिक। ये आपके टोटल 7 टाइप के शेप पॉसिबल है। और ये एक्चुअली स्टडी करके पहचाने, इतने सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि NaCl में क्यूबिक लैटिस होता है। NaCl में जो आपके आयंस अरेंज होते हैं ना, वो क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब वहां पे एक्चुअली में कोई क्यूब थोड़ा बना रहता है, क्या होता है, आपके पार्टिकल्स ही क्यूब के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ये आपका Na का एक पार्टिकल Na पॉजिटिव, ये आपका Cl का एक पार्टिकल